हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाई है वो है भारतीय टीका लेने वाले जा सकेंगे 9 यूरोपीय देशों में। कल ही में जो न्यूज़ थी कि यूरोपीय कंट्रीज़ ने यानी कि ईयू ने भारत में जो वैक्सीन लगाई जा रही है कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, उसको मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इनकार क्या कर दिया था? उनका ये कहना था कि इन दोनों ही कंपनी ने, इन दोनों ही वैक्सीन निर्माताओं ने अप्लाई ही नहीं किया था, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद भारत ने ये प्रस्ताव पेश किया था कि अगर वो इन दो वैक्सीन्स को अनुमति नहीं देती है तो वहाँ यूरोप से जो भी लोग भारत में आएंगे उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। तो ऐसी वाद विवाद चल रहा था। उसके बाद अब ये न्यूज़ आई है कि 9 यूरोपीय देश तैयार हो गए हैं इसे मान्यता देने के लिए। तो न्यूज़ देख लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट नियम को लेकर भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया था उसका सकारात्मक असर दिख रहा है। भारत के रुख को देखते हुए 9 यूरोपीय देशों ने भारतीय निर्मित वैक्सीन कोविडशील्ड को वीज़ा देने संबंधी दिशा निर्देशों में शामिल कर लिया है। इसमें से 7 यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। एक देश एस्टोनिया ने भारत बायोटेक की तरफ से निर्मित कोवैक्सीन को भी वीज़ा देने संबंधी नियम में शामिल किया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोविडशील्ड वैक्सीन लेने वाले भारतीय या किसी दूसरे देश के नागरिक को इन देशों में आने जाने की सहूलियत होगी। अब इन देशों के नाम हैं स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, ग्रीस, आयरलैंड, स्पेन, एस्टोनिया। स्विट्जरलैंड हालांकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। अब कल भी आपको बताया गया था, फिर से बता देते हैं कि यूरोपीय यूनियन क्या है। यूरोप में स्थित 27 देशों का एक ये राजनीतिक संगठन एवं आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका यानी कि इसका आप कह सकते हैं स्थापना 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपियन आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। उसके बाद ये जो पास नहीं दिया जा रहा था उसे ग्रीन पास बोलते हैं। ग्रीन पास यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना या ग्रीन पास योजना प्रभाव में आ गई है, जिसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति होगी। इस रूपरेखा के तहत उन लोगों को ईयू के अंदर यात्रा पाबंदियों में छूट होगी जिन्होंने यूरोपीय मेडिकल एजेंसी यानी कि EMA द्वारा अधिकृत टीके लगवाए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि आरक्षण के लिए राज्य नहीं तय कर सकते सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें शीर्ष अदालत से 5 मई के बहुमत के एक निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। उस फैसले में व्यवस्था दी गई थी कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद नौकरियां और दाखिले के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की घोषणा करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं रही है, जबकि केंद्र ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा था कि राज्यों को अपने यहाँ निश्चित रूप से ऐसा करने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्रन की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि हमने 5 मई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका का अध्ययन किया है। पुनर्विचार याचिका का जो आधार बताया गया है वह उस सीमित आधार के दायरे में नहीं आता है जिसका बुनियाद पर पुनर्विचार याचिका पर हम विचार कर सकें। पीठ ने कहा है कि हमें पुनर्विचार याचिका पर विचार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मार्च 2022 तक शुरू होगी हेल्थ कार्ड योजना। ये केजरीवाल जी ने दिल्ली वासियों के लिए योजना शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश
दिए हैं। इस प्रणाली के साथ ही हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी और हेल्थ कार्ड के लिए पूरी दिल्ली में नए सिरे से सर्वे शुरू किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि वह दिल्ली में सबसे आधुनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली बना रहे हैं। कोरोना के कारण प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुछ देरी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च 2022 तक इसे हम पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट है कि ड्रोन के खतरों से निपटने की क्षमता विकसित कर रही है सेना, और ये स्टेटमेंट दिया है थल सेना प्रमुख एम नरवाने ने। नरवाने ने कहा है कि ड्रोन की आसानी से उपलब्धता ने सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता को बढ़ा दिया है। भारतीय सेना इसके खतरों से प्रभावित रूप से निपटने की क्षमता विकसित कर रही है, फिर चाहे ये किसी देश की सरकार द्वारा आयोजित तत्वों से हो या खुद किसी देश द्वारा उत्पन्न हो। वर्चुअल माध्यम से एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए नरवाने ने कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चुनौतियों से भली भांति परिचित हैं और उन्होंने कुछ सुरक्षा उपाय अपनाए भी हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर स्थिति के बारे में सेना प्रमुख ने कहा कि फरवरी में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद से नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ नहीं हुई है। इस कारण कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है, आतंकी घटनाएं भी कम हुई हैं। उसके बाद चीन की न्यूज़ है इसमें कि जनरल नरवाने ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर भारत चीन वार्ता ने विश्वास कायम करने में मदद की है और पैंगोंग झील व कैलाश रेंज से फरवरी में सेनाओं के पीछे हटने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने बाकी मसलों के जल्द समाधान का भरोसा जताया है, लेकिन साथ ही कहा है कि पिछले साल उत्तरी सीमा का घटनाक्रम इस बात की दृढ़ता से याद दिलाता है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए सेना को लगातार तैयार रहना है और युद्ध की आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। अब यहाँ पर LAC के बारे में जान लीजिए। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 24 अक्टूबर 1959 को निर्धारित की गई थी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है ये, जो 4057 किलोमीटर की है। यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई को पृथक करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम प्रदेश से होकर गुजरती है। अब एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है और कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं दो देशों के बीच जो हमेशा हाईलाइट रहती हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आज आपको प्रोवाइड हो जाएगा, यानी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ है कि दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन होगी। डॉक्टर पाल ने कहा है कि यह हम उम्मीद कर रहे हैं कि निकट भविष्य में वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आवेदन करेंगे। उनका अधिकांश अध्ययन पूरा हो गया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द अपने नतीजे पेश होंगे। इस टीके के लिए काफ़ी आशान्वित हैं क्योंकि यह दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिस्से के रूप में केंद्र के राष्ट्रीय बायोफार्म मिशन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत ने कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूसी स्पुतनिक V को मंजूरी दी है। इसके अलावा मॉडर्ना वैक्सीन के आयात को हाल ही में मंजूरी दी गई है। जाइकोविक D 3 डोज वाला टीका है। पहला टीका लेने के 28वें दिन और दूसरा टीका लेने के 56वें दिन तीसरी डोज लगेगी। कंपनी ने कहा है कि वह 2 डोज वाली वैक्सीन पर भी काम कर रही है। इसका डाटा भी पेश कर दिया गया है। इस वैक्सीन के स्टेबिलिटी डाटा से पता चलता है कि जाइकोविड D को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भंडारण करना होगा। वही अल्पावधि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर भी इसे स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है वो है कि अनलॉक का दिखने लगा असर, जून में आर्थिक गतिविधियों ने पकड़ी है रफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर में नरमी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अनलॉक का असर दिखने लगा है।
जून में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत दे रही है। पिछले महीने में ऑटोमोबाइल्स एवं पेट्रोल डीजल की बिक्री में उछाल देखा गया और बिजली की खपत में भी बढ़ोतरी हुई है। जून के प्रथम पखवाड़े के आंकड़ों के आधार पर पूरे महीने के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। आर्थिक तेजी को देखते हुए जून का जीएसटी संग्रह भी 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहने की उम्मीद है। जून का जीएसटी कलेक्शन आंकड़ा गुरुवार को जारी किया जाना था, लेकिन वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब यह 5 जुलाई को जारी होगा। ऑटो कंपनियां अपने आने वाले महीने में भी गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया भर की कंपनियों को सैटेलाइट सेवा देगी एयरटेल। अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर उसके जरिए मोबाइल सेवा मुहैया कराने के लिए भारतीय ग्रुप की सहायक शाखा वनवेब ने अंतरिक्ष में 36 छोटे सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक स्थापित करने की घोषणा की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी सैटेलाइट मोबाइल सेवा जियो और वोडाफोन जैसी घरेलू टेलीकॉम कंपनियां समेत दुनिया भर की अन्य कंपनियों के लिए भी होगी। वनवेब वर्ष 2022 के अंत तक पूरी दुनिया में अपनी मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने को 648 सैटेलाइट स्थापित करेगी। गुरुवार को प्रक्षेपित 36 सैटेलाइटों के साथ कंपनी के कुल 254 सैटेलाइट स्थापित हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने पर जोर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो 13 जनवरी 2016 को हुई थी। 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना की शुरुआत देश में किसानों को न्यूनतम तथा समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि जैसे कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है या फिर उनकी फसल किसी भी कारण से नष्ट होती है तो उनको उनकी फसल का बीमा कराना होता था और अगर फसल नष्ट हो जाती है तो वो पैसे के रूप में उन्हें मिल जाता था। यह योजना किसानों को फसल की विफलता पर स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। अब इसके दायरे में कौन कौन से हैं? वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत खरीफ, रबी तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इसमें खरीफ की फसल के लिए कुल बीमित राशि का 2% तक बीमा प्रभार, रबी का 1.5% तथा वाणिज्य व बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% तक बीमा प्रकार निश्चित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा एडिटोरियल पेज। तो पहला आर्टिकल हमारा लिखा है पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक कैप्टन आर विक्रम सिंह द्वारा और आर्टिकल है बंगाल को बचाने के उपाय। इसमें फिर से उसी बंगाल हिंसा को कवर किया गया है जो चुनाव के बाद हुआ है। इसमें ममता बनर्जी को एक क्रूर मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है, उनमें कई कमियां बताई जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि अब जो भाजपा कार्यकर्ता है वो हाथ जोड़कर टीएमसी में आने के लिए मजबूर हैं। जो चले भी गए थे, जिन्होंने दल बदल लिया था, अब वो पूरी तरीके से मजबूर हैं टीएमसी में आने के लिए। और ये एक तरीके से सबक ममता बनर्जी सिखा रही हैं जो उनके खिलाफ रहते हैं। हिंसा की गई है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, बच्चों को मारा गया है और कई भाजपा कार्यकर्ताओं की तो हत्या की गई है। भाजपा कार्यकर्ता और कई उनके जो चुनाव लड़ने वाले विधायक पद के उम्मीदवार थे, उन्हें तो बंगाल छोड़ना तक पड़ा है। बंगाल छोड़ने का मतलब है उन्हें असम और कई राज्यों में शरण लेनी पड़ी है। उसके बाद जो केंद्रीय टीम भी वहां पर गई है उसके भी कार्य में अवरोध पैदा किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये पूरा अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में बनाया गया है और उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल की स्थिति चिंताजनक रूप से अस्थिर है। राज्य के सियासी हालात कैसे हैं इसका पता इससे चलता है कि आतंकित भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सिर मुड़ाकर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। वे खुलेआम इसे लेकर माफी तक मांग रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, इसलिए माफी मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आतंक का राज प्रतिपक्ष को पूर्णतः नेस्तनाबूद करने पर
आमादा है। बंगाल की चुनाव बाद हिंसा की भयावह घटनाओं को सुनकर 1971 में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों, लोमहर्षक हत्याओं, दुष्कर्म की याद ताजा हो रही है। आपको याद होगा कि इसी बंगाल में 1946 में जिन्ना के आह्वान से हुए भीषण नरसंहार ने सुनिश्चित कर दिया था कि अब पाकिस्तान बनने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन आखिर बंगाल की राजनीतिक सांप्रदायिक हिंसा का संदेश क्या है? जर्मनी सतह पर खुली हिंसा, जमीनी सतह पर खुली हिंसा, सांप्रदायिक पक्षधरता का मुकाबला कैसे हो? भयादोहन के जरिए शासन करने की जो रणनीति कम्युनिस्टों की थी, उसी को टीएमसी ने भी अपना लिया है। यही नीति उसे प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में ले आई है। निसंदेह केंद्र के सामने विषम स्थिति है। देश की जनता बंगाल में हत्या, दुष्कर्म, सांप्रदायिक पक्षधरता, पलायन के समाचार सुन सुनकर बौखला रही है। वह केंद्र सरकार को इसके लिए कोस रही है कि वह कुछ नहीं कर पा रही है। चूंकि शांति व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्र के सम्मुख संवैधानिक प्रशासनिक मजबूरियां भी हैं। फिर भी राह तो निकालनी ही होगी। मौजूदा हालात में बंगाल को 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त करना जरूरी लगता है। उत्तरी बंगाल के 5 जनपदों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को अलग करते हुए नया राज्य बनाया जाए। इन जनपदों की कुल आबादी लगभग 1.5 करोड़ तक होगी। गोरखालैंड का आंदोलन भी इन्हीं क्षेत्रों में चलता रहा है। उससे प्रभावित हुए बिना राष्ट्रहित में इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। एक सुझाव और है, केंद्र सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय प्रशासन के लिए भारत की उस प्राचीन इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पुनर्जीवित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी सेवा के मेजर किथिंग ने तवांग पर भारतीय प्रशासन कायम किया था। तब यह सेवा मात्र नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम तक सीमित थी। अब इसका विस्तार समस्त सीमांत क्षेत्रों में किए जाने की आवश्यकता है। बंगाल, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के सीमा क्षेत्रों का प्रशासन केंद्र के अधीन होने से सीमा से जुड़ी तमाम अव्यवस्थाएं, शस्त्र एवं ड्रग तस्करी, आतंकियों का प्रवेश, मानव तस्करी, पशु तस्करी, जनसंख्यिकी बदलने के प्रयास आदि बड़ी समस्याएं नियंत्रण में आनी प्रभावी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, ड्रोन हमले ने बजाई खतरे की घंटी, और यह आर्टिकल लिखा है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह ने। 26 और 27 जून की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके सुनाई दिए। इन धमाकों से आसपास रहने वाले जम्मू शहर के लोग सहमे तो होंगे ही, पर वहां के लोगों ने बहुत आतंकी हमले झेले हैं और इसलिए वे शायद ही अचंभित हुए हों। जम्मू का एयरपोर्ट वायु और थल सेना की छावनी के बीच स्थित है। इस कारण भारतीय थल सेना के सुरक्षाकर्मी भी इसके चारों तरफ तैनात रहते हैं। इसी कारण जम्मू हवाई अड्डे में जमीनी घुसपैठ कर हमला करना बहुत मुश्किल है। शायद यही कारण था कि एयरफोर्स बेस को हवाई मार्ग से ड्रोन द्वारा निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यह हमला एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुआ है, जिसमें एक इमारत की छत को हानि पहुंचाने और वायुसेना के एक वारंट अफसर एवं एक वायु सैनिक को मामूली चोट लगी है। यह देखा गया है कि कई बार ड्रोन अपने विस्फोटक के साथ ही लक्ष्य से टकरा जाते हैं। इसे हम कामिकाजे ड्रोन हमला भी कहते हैं। दूसरे महायुद्ध में जापानी पायलट्स अपनी हवाई जहाज को पानी के बड़े बड़े जहाज़ों में जानबूझकर क्रैश करा देते थे ताकि वे हर हाल में नष्ट हो जाएं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन इस हमले के बाद जिस तरह शहर में लगातार ड्रोन मंडराते दिख रहे हैं, उससे यही लगता है कि अब की बार पाकिस्तान सीमा से लगे हवाई अड्डे जैसे श्रीनगर, उधमपुर, पठानकोट और अमृतसर निशाने पर ले रहा है। दुनिया में काफ़ी दिनों से ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये हमले स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही कर रहे हैं, पर भारत में किसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला पहली बार हुआ है। अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन और तुर्की ड्रोन हमले के इस्तेमाल और उनकी तकनीक में बहुत माहिर हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान और सीरिया में न जाने कितने आतंकियों को ड्रोन हमले से मार गिराया है। इसी तरह तुर्की ने सीरिया के साथ साथ अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में इनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है।
चूंकि इस तरह की उन्नत तकनीक को खरीदने या विकसित करने में समय लगेगा, इसलिए हमें मशीन गन के जरिए ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता विकसित करनी होगी। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, पर अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो यह तरीका असरदार हो सकता है। जब तक ड्रोन नष्ट करने की तकनीक हासिल नहीं हो जाती, तब तक हमें पारंपरिक हवाई सुरक्षा के तरीकों को ही अमल में लाना होगा। ड्रोन हमलों की तुलना हम एक हवाई गुरिल्ला युद्ध से कर सकते हैं। इसकी काट भी एक गुरिल्ला युद्ध की तरह ही करनी होगी। यदि सीमा से लेकर संवेदनशील ठिकानों तक की हवाई और जमीनी सर्विलांस के साथ खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा सके तो हमें ड्रोन हमलों से निपटने में काफी सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है कांग्रेस की कार्यशैली। कई बार डिस्कस हो चुका है ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली को इसमें कमजोर बताया गया है। किस तरीके से बड़े नेता अब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, अंदरूनी कलह चल रही है, आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सब बातें हैं, इस आर्टिकल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक न्यूज़ है कि फिर से एक नाम बदला गया है। अब महारानी लक्ष्मीबाई होगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। उत्तर प्रदेश की सरकार की मंजूरी मिली तो झांसी रेलवे स्टेशन को विश्व भर में झांसी को पहचान दिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का नाम मिलेगा। सांसद अनुराग शर्मा की सिफारिश पर जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। हालांकि नाम परिवर्तन सिर्फ रेलवे स्टेशन का होगा, जबकि जिले को झांसी के नाम से ही पहचाना जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही योगी सरकार केंद्र के पास इस निर्णय को भेजकर औपचारिकताएं पूरी कर लेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हिमाचल में एक टिकट पर कई ट्रेन में सफर। हिमाचल प्रदेश ने शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर पर्यटकों की सुविधा के लिए हॉप ऑन हॉप ऑफ टिकट की सुविधा गुरुवार से शुरू कर दी है। इस सुविधा के तहत यात्री दिन में एक बार टिकट लेता है तो वह किसी भी ट्रेन में सफर कर सकता है। योजना का पहला दिन होने के कारण लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए एक भी टिकट नहीं बिका। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जो लोग शिमला से कालका जाते या आते समय रास्ते में पिकनिक मनाना चाहते हैं, उनके लिए यह टिकट लाभदायक हो सकती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह उपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया में तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट। दुनिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है, यह तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि वेरिएंट 96 देशों तक पहुंच चुका है। साथ ही आगाह किया गया है कि आने वाले महीनों में कोरोना का यह बेहद संक्रामक स्वरूप विश्व भर में हावी हो जाएगा। यह वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। WHO के साप्ताहिक डाटा के अनुसार मंगलवार तक दुनिया के 96 देशों में डेल्टा वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। यह संभव है कि वास्तविक आंकड़ा अधिक हो सकता है, क्योंकि वायरस के इस स्वरूप की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्षमताएं सीमित हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए वर्क वीज़ा पाने की खुली नई राह। ब्रिटेन में पढ़ाई करने के वाले भारतीय समेत विदेशी छात्रों के लिए वर्क वीज़ा पाने के लिए नई राह खुल गई है। गृह विभाग ने गुरुवार को इन राज्यों के लिए औपचारिक तौर पर नया पोस्ट स्टडी वर्क वीजा शुरू कर दिया है। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत और अन्य देशों के छात्र इस वीजा के आधार पर नौकरी पाने के लिए इस देश में रुक सकेंगे। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने गत वर्ष इस वीजा कार्यक्रम का ऐलान किया था। अब इसे लागू किया गया है। इस नए वर्क वीजा से भारतीय छात्रों को ज़्यादा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि वे काम के अनुभवों की संभावना के आधार पर डिग्री कोर्सेज का चयन करते हैं। यह नया वर्क वीज़ा कार्यक्रम ग्रेजुएट छात्रों के लिए तैयार किया गया है। तो ये आज का यानी 2 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।